Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to understand about marriage counseling. This block is block number 3, Unit 2, MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. आज हम समझने वाले हैं मैरिज काउंसलिंग. जब आप मैरिज काउंसलिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप काउंसलिंग करते हैं, क्या फैमिली काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग ये सब एक ही होती है. ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं. इनमें डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है और आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है जब आप मैरिज काउंसलिंग पे जाते हैं या मैरिज काउंसलिंग करते हैं किसी की. सो जब भी आप मैरिज काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसमें कपल जनरली आता है. कपल मतलब हस्बैंड वाइफ आते हैं आपके पास काउंसलिंग के लिए और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फाइनेंस एक रीज़न होता है कि पैसा कौन खर्च करेगा, किस चीज़ पे खर्च करेगा. देन बच्चे का ध्यान कौन रखेगा. बच्चा है तो बच्चे की केयर क्या मदर के ही ऊपर है या फादर भी रिस्पॉन्सिबल है इक्वली. ये सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है. फिडेलिटी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हो जाता है पार्टनर्स में, किसी और मैरिज के आउटसाइड किसी से अफेयर चल रहा होता है और दूसरे पार्टनर को पता चल जाता है या ऐसे ही डाउट होता है, एक दूसरे पे शक करते हैं, वो सारी चीज़ें. देन कम्युनिकेशन, कितना कम्युनिकेशन है, क्या ये डोमिनेटिंग रिलेशनशिप है, हस्बैंड हमेशा डोमिनेटिंग मोड में रहता है, गुलाम की तरह ट्रीट करता है वाइफ को. और कंपैटिबिलिटी कितनी है. ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझते ही नहीं है. हस्बैंड जो बोलता है वो वाइफ नहीं समझती और जो वाइफ समझाना चाहती है वो हस्बैंड नहीं समझते. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काउंसलिंग के लिए जनरली कपल्स आते हैं हमारे पास. सो जब काउंसलर्स जब भी शुरू करते हैं काउंसलिंग तो इनको दोनों कपल में दोनों मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा. अगर आप किसी एक मेंबर को अकेले काउंसलिंग करते हैं, एक दो सेशंस दे देते हैं अकेले ही, तो दूसरे के अंदर डाउट शुरू हो जाते हैं. वो एंशियस फील करने लगता है, उसको लगता है पता नहीं क्या साजिश रची जा रही है काउंसलर और पार्टनर के साथ और मुझे नहीं बताया जा रहा, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा. तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती है. दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप काउंसलिंग करते हैं सो आप एज अ कपल इनकी साथ में काउंसलिंग करें सो दैट ये एक दूसरे के बारे में समझ सके क्या चल रहा है और एक दूसरे की नॉलेज में रहे कि क्या इशू है और दूसरे पार्टनर को कहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं इसमें. 5 जो मेन अप्रोचेस यूज़ होती है, एक होता है साइको एनालिटिक, दूसरा है सोशल लर्निंग, तीसरा है बॉर्न फैमिली सिस्टम्स अप्रोच, चौथा है स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड पांचवा है रैशनल इमोटिव अप्रोच. ये अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं जब हम काउंसलिंग करते हैं. इनके बारे में मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी डिटेल में, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है. अभी फ़िलहाल मेरा मेन टारगेट है आपका सिलेबस पूरा करवाना जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि इसके आउट ऑफ बुक कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में. सो अभी मेरा मेन टारगेट यही है. उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को इंडिविजुअली भी टैकल करूँगी जब पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर लूँगी. So now proceeding to marriage and couple counseling versus family counseling. क्या इन ये सारे एक ही होते हैं या अलग होते हैं? ऑब्वियसली कपल काउंसलिंग का या मैरिज काउंसलिंग का मतलब होता है दो पार्टनर. फैमिली काउंसलिंग का मतलब होता है पूरी फैमिली का इन्वॉल्व होना. एंड एक होती है इंडिविजुअल काउंसलिंग जिसमें सिंगल मेंबर इन्वॉल्व होता है. सो इनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि हम ये बताते हैं कि ये देखते हैं कि मैरिज काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग दोनों में ये चीज़ देखते हैं कि फैमिली का कितना बड़ा रोल है इनकी लाइफ में. क्या प्रॉब्लम बिहेवियर कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या इनके अंदर है या फैमिली मेम्बर्स के अंदर भी है. देन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो किस तरह से हो रहा है. अगर इंडिविजुअल काउंसलिंग कर रहे हैं तो इंडिविजुअल का अपने सराउंडिंग से कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फैमिली मेम्बर से कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये हम देखते हैं. ऐसे ही कपल्स का भी देखते हैं कि फैमिली में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं एंड किस तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम हमें नोटिस होती है. नाउ डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड मैरिज काउंसलिंग में. डिफरेंस ये है कि इंडिविजुअल काउंसलिंग में यूजुअली हम पर्सन को अकेले ट्रीट करते हैं, हम फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करती, फैमिली के किसी मेंबर को नहीं लेके आते हैं. सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि फैमिली के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है. लेकिन जब फैमिली काउंसलिंग होती है या मैरिज काउंसलिंग होती है उसमें हमें फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड करना पड़ता है और फैमिली मेम्बर से भी आइडिया लेना पड़ता है कि उनके क्या पर्सपेक्टिव है, क्या व्यूज़ है इस बारे में. सो सारा जो इशू कहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है फैमिली काउंसलिंग में वो हमें ढूंढना पड़ता है और हर एक इंडिविजुअल का क्या रोल है और वो उस एनवायरनमेंट में कैसे कोप करता है वो भी हमें बताना पड़ता है.
नाउ डायनामिक्स अंडरलाइंग मैरिज काउंसलिंग, ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है मैरिज काउंसलिंग। क्यों हम इसको डायनामिक कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल इट डायनामिक। एक पूरा प्रोसेस है, ये डायनामिक प्रोसेस है। हमें कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा कपल्स या फैमिली मेम्बर्स से पूछना होता है वो क्या क्या हैं। पहली चीज़, जब आप कपल काउंसलिंग करते हैं या मैरिज काउंसलिंग करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन की लिस्ट दी है जो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट रिपीटेटिव नॉन प्रोडक्टिव सीक्वेंस आर नोटिसेबल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार होती है और उसका कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता, मतलब आउटपुट कुछ नहीं आता, लेकिन वो बार बार होती है और आपको हर बार लगता है कि हम इसी टॉपिक पे क्यों लड़ते हैं जबकि इसका सोल्यूशन हम निकाल नहीं पा रहे। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा, व्हाट इज़ द बेसिक फीलिंग स्टेट इन द फैमिली एंड हु कैरीज इट। आपकी फैमिली में, अगर फैमिली काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता लगाना है कि जो आपका क्लाइंट आया है उसकी फैमिली में किस तरह का माहौल बना रहता है और कौन ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से पूरा माहौल बनता है। जैसे कि आप सोचो, फैमिली में एक मेंबर अगर सुबह से गुस्से के मूड में है तो सबको, सारी फैमिली मेंबर्स का वही मूड हो जाता है गुस्से का। अगर वो फैमिली मेंबर अगले दिन हैप्पी है तो सारे मेंबर्स का चाहे मेंटल स्टेट कैसा भी हो वो हैप्पी हैप्पी ही शो करेंगे। सो एक ऐसा बंदा होता है फैमिली में जो बेसिक स्टेट को कैरी करता है और उसी की वजह से पूरा फैमिली का भी मूड वैसा ही चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप फैमिली से पूछोगे वो ये पूछेंगे, व्हाट इंडिविजुअल रोल्स री इन्फोर्स फैमिली रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर दैट मोस्ट प्रीवेलेंट फैमिली डिफेंसेस। सो ऐसा इंडिविजुअल रोल कौन सा है जो फैमिली रेजिस्टेंस डालता है, मतलब कि फैमिली खुल के नहीं सामने आ पाती है, फैमिली आपस में उस तरह से बिहेव नहीं कर पाती है जैसे एक नॉर्मल फैमिली करती है। और फैमिली, अगर कोई ऐसा इशू आता है फैमिली में तो बाकी मेंबर्स के डिफेंसेस क्या होते हैं, बाकी मेंबर्स कैसे रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन में। नेक्स्ट, हाउ आर फैमिली मेंबर्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर एंड व्हाट आर द सब ग्रुप और कपल बाउंड्रीज। सो फैमिली मेंबर्स को में डिफ्रेंसिएशन कैसा है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, देन पेरेंट्स होते हैं, देन किड्स होते हैं। तो इनमें इनमें क्या इस तरह से डिफ्रेंसिएशन है, कौन सा रोल प्ले करेगा, घर का मुखिया कौन है, इस तरह की चीज़ें हमें जानना होगा फैमिली में डिफ्रेंसिएशन के बारे में। एंड देन कपल बाउंड्रीज क्या है, मतलब कितना रेस्पेक्ट, कितना किस तरह से हैंडल होती हैं ये जो जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, पापा मम्मी, देन दादा दादी। तो इनमें जो बाउंड्रीज़ हैं वो किस तरह की बाउंड्रीज़ है, क्या ग्रुपिज़म है, किस तरह का ग्रुपिज़म है, लेडीज़ का अलग ग्रुप है, जेंट्स का अलग ग्रुप है, या कपल्स का ग्रुप है, किस तरह की, और अगर है तो वो किस तरह से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं वो आपको पता लगाना होगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज़ द फैमिली और कपल एक्सपीरियंसिंग। अब आपको ये भी पता लगाना है कि किस एज ग्रुप के हैं ये जो कपल जो आपके पास आए हैं काउंसलिंग के लिए। 30-40 में लाई करते हैं, 40-50 की एज में लाई करते हैं, किस एज ग्रुप में लाई करते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या यूज़ करते हैं। अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, झगड़ते हैं या शांति से बैठ के डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं, ये आपको पता लगाना है। नेक्स्ट इज़ द यूनिकनेस ऑफ ईच कपल्स प्रॉब्लम। जब भी आपके पास कोई कपल आता है वो एक ही इशू लेके नहीं आता, बहुत सारे इश्यूज का कॉम्बिनेशन लेके आता है। दैट मीन्स मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जो प्रॉब्लम को लेके आते हैं। एंड आप ये भी समझ लो कि जो भी लेके आएगा प्रॉब्लम अपनी, उसमें हर एक पार्टनर की कोई पर्सनल हिस्ट्री होगी, है ना। आपके पास जब कपल आ रहा है तो हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, है ना, हस्बैंड का अलग पर्सनल हिस्ट्री होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वाइफ की अलग होगी। देन इनके रिलेशनशिप की हिस्ट्री कैसी थी, क्या इनकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, लाइफ कैसी चल रही है अब तक, एंड रिलेशनशिप कैसी रही है, एंड देन कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में जो इनकी सिचुएशन में ऐड ऑन कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, ये आपको पता करना है। एक और चीज़ जिसके लिए काउंसलर को हमेशा अवेयर होना चाहिए वो ये कि ये जो कपल होते हैं ना, ये ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ चुके होते हैं। जब तक वो आपके पास आते हैं तो उनको उनको ये पता होता है उनकी प्रॉब्लम क्या है, और जो भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पॉसिबल है उन्होंने एक्सप्लोर ऑलरेडी कर लिए होते हैं। मतलब उन्होंने लोगों से असिस्टेंस ले ली होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जितनी पॉसिबल है उनको भी उन्होंने ट्राई मार लिया होता है, उन्होंने प्रोफेशनल से एडवाइस ले ली होती है, रिलेटिव से भी एडवाइस ले ली होती है, न्यूज़पेपर में जो कॉलम्स आते हैं ना रिलेशनशिप के ऊपर वो भी पढ़ चुके होते हैं, बुक्स भी पढ़ चुके होते हैं। तो आप ये मत समझना कि वो आंखें में पट्टी बांध के आपके पास आए हैं, वो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। सो जो आप सोल्यूशन बताएंगे हो सकता है उनको पहले से पता हो, लेकिन हो सकता है आपको सोल्यूशन पता हो लेकिन आपको एकदम से उस पर उचक के जाना नहीं है। आपको क्या करना है,
आपको इनके साथ इंटेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इंटेंस डिस्कशन करना है, एंड आपको इनके बारे में पूरी पास्ट हिस्ट्री सब कुछ पता करना है, इंडिविजुअल के बारे में, किस तरह का उनका पास्ट था, वो किस तरह से रहते हैं, दोनों के बीच का रिलेशनशिप, सब कुछ। क्योंकि अगर आप उनकी बातों पे भरोसा करके उनकी प्रॉब्लम जो उन्होंने बताई है उसी को फॉलो करके सोल्यूशन देते हैं, मे भी वो प्रॉब्लम उतनी ना हो सकता है उससे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती हो, और हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम भी हो जिस पे उनकी नज़र ही नहीं गई, उनका ध्यान ही नहीं गया, लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। दैट इज़ वाई डिफाइनिंग द कपल प्रॉब्लम। अब इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी, मैं एक्चुअली यहाँ पे समझाते समझाते ऑलरेडी यहाँ इस टॉपिक पे पहुँच चुकी थी। सो जब कपल आपके पास प्रॉब्लम को लेके आएंगे तो वो हो सकता है दोनों की एक ही प्रॉब्लम हो सकता है एक की प्रॉब्लम हो और वही दूसरा भी कपल प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम को कपल प्रॉब्लम ही कंसीडर कर रहा हो। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है जब ये प्रॉब्लम लेके आते हैं। सो आपको जो मेन चीज़ है जो आपको करना है वो आपको एक्सप्लोर करना है, जितना हो सके उनके आस्पेक्ट्स को, हर एक इंडिविजुअल मेंबर के आस्पेक्ट को आपको पहचानना है। उनमें अगर पैथोलॉजी है, कोई इशू है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, वो भी आपको जानना है। उनके पास्ट के बारे में सब कुछ जानना है। कपल की एक साथ हिस्ट्री कैसी रही है ये भी जानना है। और काउंसलर इररेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता कि भाई जो कपल अपनी प्रॉब्लम लेके आ गए तो चलो आपको लगा कि अरे आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व है, हम क्यों अपना दिमाग लगाएं। वो नहीं करना है आपको। सो आपको उसको बहुत अच्छे से देखना है। और अगर कुछ और ऐसी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है कपल में तो आपको ये देखना है कि आप उसको हैंडल कर पाओगे कि नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो आपको उसको रिफ़र कर देना है किसी एक्सपर्ट के पास, लाइक साइकियाट्रिस्ट। क्योंकि जब तक मेंटल हेल्थ इशू ठीक नहीं होगा, जो मेडिसिन से ही ठीक होता है, आपकी काउंसलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। सो सिम्टम्स अगर एक पार्टनर को भी है तो भी दूसरे पार्टनर के बारे में आपको ये पता लगाना है कि उसकी कैसी एक्टिविटी है जिससे वो कोप कर पा रहा है, या क्या उसकी हेल्पिंग कैपेसिटी कितनी है दूसरे पार्टनर की हेल्प करने के लिए। क्योंकि अगर पार्टनर में किसी एक पार्टनर को भी इशू होता है तो दूसरे पे इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। सो अगर दूसरे को इतना इफेक्ट नहीं भी पड़ रहा, अगर वो एबल है हैंडल करने का, तो हमें जानने की कोशिश करना है कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करता है। और अब ये दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएंगे ये भी आपको डिस्कस करना है। और किस लेवल तक दूसरा जो पार्टनर है वो उसको अपनी प्रॉब्लम भी समझता है कि मेरे पार्टनर को प्रॉब्लम है, ये मेरी भी प्रॉब्लम है एंड मुझे हेल्प करना है, इस तरह की सोच रखता है क्या। सो जो कम अफेक्टेड है उससे हमें ये चीज़ें सब कुछ पता करना होगा। ये करने के बाद दोनों पार्टनर जो होंगे मे बी एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, उसका इम्पैक्ट इनके रिलेशनशिप पे कैसे हो रहा है उसको समझ सकेंगे। और जब ऐसा होगा तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी ढूंढने में ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे। जैसे कि सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन है तो वो दुखी हैं, तो किस बात को लेकर दुखी है एक पार्टनर, मे बी दैट पर्सन हैज़ लॉस्ट सम इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम देयर लाइफ। लाइक जैसे ग्रीफ काउंसलिंग में होता है कि एक पार्टनर ने अपने माता पिता को खो दिया, तो दूसरे पार्टनर ने ऑब्वियसली नहीं खोया खुद के, तो वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना फर्स्ट पार्टनर ने किया था। सो आपको वो उससे समझना होगा कि वो अपने पार्टनर को कैसे हेल्प कर रहा है इस ग्रीफ को कम करने के लिए, वो चीज़ें। एंड देन और क्या क्या सोल्यूशंस पॉसिबल है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया। सो ऐसे आप बहुत सारे जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे और आपको उसी के बेसिस पे करना है। तो मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बताई, जब भी कपल काउंसलिंग करते हैं या फैमिली काउंसलिंग करते हैं तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान देना है। अपने अकॉर्डिंगली इन स्टेटमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही रीड करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट मैरिज काउंसलिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप स्टेजेस ऑफ कपल काउंसलिंग समझेंगे मुझसे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है ऐसे लेक्चर्स की जो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप एक शेयर करेंगे हो सकता है उस नीडी को हेल्प हो जाए। सो ये इसी इंटेंशन से मैंने चैनल शुरू किया था, एंड आपके सपोर्ट से बहुत आगे आती जा रही हूँ मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।